नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म अलंकरण के दूसरे समारोह में गणमान्य व्यक्तियों को किया सम्मानित। प्रदान किए 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सम्मान। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, मलयाली एक्टर मम्मूटी को पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा और अभिनेता आर माधवन को मिला पद्मश्री। ब्रिक्स देशों के एनएसए और सुरक्षा अधिकारियों ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। प्रधानमंत्री ने बदले वैश्विक परिदृश्य में ब्रिक्स की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। कहा, साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने की जरूरत। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेफेड का ऑक्शन पोर्टल किया लॉन्च। कहा, 74 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। कृषि उत्पादों की नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी मजबूत। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को दी गई मंजूरी। प्रत्येक परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी वृद्धि, करीब 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा भारत का शुद्ध एफडीआई। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में शुद्ध एफडीआई बढ़कर 6 अरब 60 करोड़ डॉलर। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शुमार पद्म पुरस्कार, एक ऐसा सम्मान जो असाधारण प्रतिभा, सेवा और समर्पण को राष्ट्र का नमन है। राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को इसी गौरवपूर्ण परंपरा का भव्य आयोजन देखने को मिला, जहां कला, समाज सेवा, चिकित्सा, खेल, लोक सेवा और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को पद्म सम्मान से अलंकृत किया गया। इस साल के लिए दूसरी बार आयोजित हुए अलंकरण समारोह में कुल 65 पद्म सम्मान दिए गए, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सम्मान हैं। राष्ट्रपति भवन का ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप गरिमा, गौरव और सम्मान के अद्भुत वातावरण का साक्षी बना, जहां भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कारों का भव्य समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 66 हस्तियों को पद्म सम्मान प्रदान किए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन तीनों श्रेणियों में दिए जाने वाले ये सम्मान उन भारतीयों को समर्पित किए गए जिन्होंने अपने कर्म, प्रतिभा और समर्पण से समाज और राष्ट्र निर्माण में विशेष योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को 2 लोगों को पद्म विभूषण सम्मानों से सम्मानित किया तो 7 पद्म भूषण सम्मान प्रदान किए। इसके अतिरिक्त 57 लोगों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार पी नारायणन को पद्म विभूषण प्रदान किया गया, तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के.टी. तोमस को उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित होने वालों में महान टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज शामिल रहे, तो जाने माने समाजसेवी डॉक्टर S.K.M. मलयानंदन को भी राष्ट्रपति ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। मलयालम फिल्म कलाकार मम्मूटी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण दिया गया, तो साथ ही समाज कार्य के लिए वेल्लापल्ली नटेशन को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर दत्तात्रेयुडू नोरी को पद्म भूषण से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, तो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन को सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वालों में जानी मानी पार्श्व गायिका अलका याग्निक भी शामिल रहीं।
राष्ट्रपति ने पद्म अलंकरण समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान देने वाले कुल 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। इस फहरिस्त में जाने माने फिल्म कलाकार आर माधवन, क्रिकेटर रोहित शर्मा, हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया, पंजाब के संत निरंजन दास, तकनीक के क्षेत्र में योगदान देने वाले शशि शेखर वेम्पति, आईआईटी मद्रास के निदेशक और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले प्रोफेसर वी कामकोटी, लोक सेवा में असाधारण योगदान देने वाले आरवीएस मणि जैसी हस्तियां शामिल रहीं। पद्म सम्मान से सम्मानित होने वाली महाविभूतियों ने पुरस्कार के लिए उन्हें चुने जाने पर खुशी जाहिर की। देखिए जी, जब ऐसा सम्मान मिलेगा, जो सम्मान राष्ट्रपति महोदय देंगे और उस सम्मान के आशीर्वाद के साथ स्वयं साक्षी होंगे विश्व गुरु और सम्मिलित होंगे सारे जितने भी हम राष्ट्र निर्माण में लगे हैं स्रोत, उनके साथी सम्मिलित हों तो गौरवान्वित होना थोड़ा स्वाभाविक है। मतलब मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी पद्मश्री जैसे अवार्ड से, जो सर्वोच्च सम्मान है राष्ट्र का, उसके लिए चुना जाएगा। तो मैं उन लोग की तो बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे जीवन में इस क्षण को जीने का, प्राप्त करने का अवसर मिला। डेफिनेटली मैं प्रधानमंत्री सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो स्पोर्ट्स में भी इतना ध्यान दे रहे हैं और हॉकी को डेफिनेटली हमेशा उन्होंने बहुत प्यार दिया है। भारत सरकार ने हमें ये सम्मान दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं इतना काबिल नहीं कि मैं इस सम्मान को संभाल पाता, लेकिन सम्मान तो सम्मान है। मैं ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और नागरिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। बीते कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश और समाज के बदलाव की इबारत लिखने वाले गुमनाम नायकों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने के सिलसिले की शुरुआत होने के बाद से इन्हें पीपल्स पद्मा भी कहा जाने लगा है। पद्म पुरस्कारों के लिए अब आम लोग भी खुद को या किसी नागरिक के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय का संबंधित विभाग नामों की संस्तुति राष्ट्रपति को करता है। इससे पहले पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस वर्ष के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी थी, जिन्हें 2 चरणों में पद्म अलंकरण समारोह में सम्मानित किया गया। सुयश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पद्म पुरस्कार पाने वालों के सम्मान में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रात्रि भोज का आयोजन किया। गृह मंत्री ने इस दौरान उनसे संवाद भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत अनेक केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कारों से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी संदेश में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पद्म पुरस्कारों को नई पहचान मिली है। अमित शाह ने कहा कि ये सम्मान अब समाज में निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले और चुपचाप बदलाव लाने वाले लोगों को पहचान दिला रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि पद्म पुरस्कार अनसुने नायकों का सम्मान करते हैं एवं सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि सम्मान नागरिकों को सकारात्मक बदलाव का भागीदार बनने के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी सहज अदायगी, दमदार अभिनय और यादगार किरदार से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले मशहूर फिल्म अभिनेता आर माधवन को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया। इस उपलब्धि पर आर माधवन ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने के बाद अपनी अनुभूति और अपनी अब तक की यात्रा
और यादगार किरदार और भविष्य के महत्वाकांक्षी बातों पर खुलकर बातचीत की। हमारी संवाददाता जया सिन्हा ने खास बातचीत की आर माधवन से। सच कह रहा है दीवाना, इस गीत ने पूरी पीढ़ी को प्रेम करना सिखाया। लेकिन ये बहुत दिलचस्प बात है कि आज इस गाने के पीछे का किरदार पद्मश्री, एक बेहद मशहूर अभिनेता कलाकार बन चुके हैं। सबसे पहले सबसे भावुक बधाई किसने दी जब पद्मश्री का फोन आया? आई थिंक हमेशा माँ का ही आशीर्वाद होता है। तो वो कह रही थी कि आज मुझे मतलब आज मैं भगवान को क्या धन्यवाद दूं और किसके लिए दूं वो समझ नहीं आ रहा। जो कुछ भी तुमने आज तक हासिल किया है वो तो ठीक है, पर ये तो बस बढ़ता ही जा रहा है। एंड शी फेल्ट सो ग्रेटफुल, आई कैन नेवर फॉरगेट। उसके उनकी आवाज़ में जो प्यार, मोहब्बत और गर्व था वो बहुत ही खास था मेरे लिए। जब इस तरह के मौके आते हैं, सम्मान तो आपको कई बार मिले हैं, लेकिन जब पद्मश्री जैसे सम्मान मिलता है तो ऐसे में क्या याद आता है? सारे किरदार की पूरी फहरिस्त याद आती है या कोई ऐसा किरदार? नहीं, किरदार नहीं याद आता, यू नो। आपको लगता है कि फील वेरी ग्रेटफुल एंड यू फील अगेन वेरी ड्यूटीफुल। आपको लगता है कि एक जिम्मेदारी भी है। दैट वाज द मोस्ट ओवरवेलमिंग फीलिंग। आई डोंट थिंक आई लुक्ड बैक अपॉन माय वर्क व्हेन दैट फर्स्ट हैपेंड। पहला शॉट याद है? मेरे फिल्म की हाँ, या फिर टेलीविजन सीरीज कुछ भी, सी हॉक के जमाने के हैं। हाँ, नहीं वो तो बनेगी अपनी बात की। पहला शॉट मुझे याद है कि मैं बस में था और हीरोइन आती है और मुझ पे उल्टी करती है। वो मेरा पहला शॉट था। अच्छा, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा किरदार है? शैतान का वनराज या धुरंधर के सान्याल साहब? कौन ज्यादा खतरनाक है? विदाउट डाउट सान्याल साहब। सान्याल साहब ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, ये जो पीढ़ी है, जो भी मौजूदा पीढ़ी है, वो शैतान देख रही है, वो सान्याल साहब को देख रही है। हमने देखा है माधव शास्त्री को। किस तरह से आप आज की पीढ़ी के साथ भी जुड़े हुए? क्या है वो मैडी मैजिक? 2 लाइन में। आई थिंक किरदारों में सही तरीके से जान फूंक देना, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है आजकल की पीढ़ी के लिए। और आई थिंक यंगर जनरेशन जो है वो बहुत ही मॉडेस्ट है, बहुत ही शो ऑफ नहीं करती और उन्हें जेन्युइन चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आई थिंक जैसे मेरे किरदार हैं, दे आर एबल टू रिलेट टू दैट। आज भी जब गाना बजता है रहना तेरे दिल में, तो आपके मन में आता है कि अरे यार ये फिर मैडी का दौर शुरू हो गया? नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल यार। कभी इस चीज़ से मैं मुकर नहीं सकता कि यही सब ने मुझे बनाया है, एंड सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। पर ऐसी क्या खास बात है कि एक कल्ट मूवी बन गई और आज भी मतलब आप इससे उभर नहीं पा रहे हैं, चाहे कितने एक के बाद एक कैरेक्टर आ गए? आई थिंक इट वाज वेरी रियल। एक ज़माने में जो कुछ वाकई में उस समाज में उस वक्त हुआ करता था वो हमने दिखाया और अच्छे लोगों को दिखाया। हालांकि कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आज के ज़माने में नया और नॉन एक्सेप्टेबल हो, पर सभी लोग अच्छे इंसान थे उस कहानी में, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स पॉपुलर इवन टुडे। एक से बढ़कर एक शानदार मेमोरेबल किरदार आपने किए। अभी भी कोई ऐसा किरदार जो ख्वाहिश हो मेरे मन में कि मुझे करना है? अरे बहुत सारे हमारे एपिक कैरेक्टर्स हैं जो मैं करना चाहूँगा। अगर मौका मिले तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, दैट इज ही इज ऑलवेज बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। तो ऐसे किरदार। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में ब्रिक्स की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन देने और दुनिया को अधिक सुरक्षित, संरक्षित तथा समावेशी बनाने में योगदान देने पर केंद्रित होगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के लिए भारत आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत की और उन्होंने बातचीत में दोनों देशों के संबंधों को स्थिर, सरल और रचनात्मक बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि स्थिर और रचनात्मक भारत चीन संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने और आपसी समझ को गहरा करने में सहायक होंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों पक्ष एक दूसरे के मूलभूत चिंताओं और संवेदनशील मुद्दों के प्रति लगातार संवेदनशीलता का परिचय दें। प्रवक्ता ने यह कहा कि यह दृष्टिकोण भारत की पारस्परिक संवेदनशीलता, पारस्परिक हित और पारस्परिक सम्मान की व्यापक नीति के अनुरूप है। भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगोलिया के मंत्री और मुख्य कैबिनेट सचिव बत्तुमुर एंखबायार से मुलाकात की।
विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच खनन, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर नए अवसरों पर चर्चा हुई। उन्होंने इस मुलाकात को दोनों देशों के संबंधों को और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगोलिया की राजधानी उलान बटार स्थित प्रसिद्ध गंडन मठ में श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब साझा किए गए अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये मठ भारत और मंगोलिया के विशेष आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक है। विदेश मंत्री ने भारत मंगोलिया साझेदारी के तहत 10 लाख बौद्ध पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण परियोजना का भी अवलोकन किया और इस पहल की सराहना की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत गंडन मठ के संरक्षण विकास के लिए अपना सहयोग जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर कतर में रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए कतर के अमीर को धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए उनकी सराहना की। दोनों नेताओं ने अपने नागरिकों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई और एक दूसरे के प्रति अपना समर्थन और एकजुटता व्यक्त की। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों में कतर के सकारात्मक योगदान की सराहना की। साथ ही उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता आएगी। साथ ही दोनों नेताओं ने सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई और आपस में करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई। कतर के ऊर्जा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि देश के विशाल रास लाफान गैस परिसर स्थित बरजान गैस आपूर्ति संयंत्र में हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 66 अन्य लोग घायल हुए हैं। यह हादसा 21 जून को उस समय हुआ जब कई महीनों से बंद पड़ी इकाई को दोबारा शुरू किया जा रहा था। कतर एनर्जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी साद अल काबी ने कहा कि मृतकों में भारत और पाकिस्तान के नागरिक शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह औद्योगिक दुर्घटना थी, किसी तरह की तोड़फोड़ या हमले की घटना नहीं है। संयंत्र दिसंबर 2025 से आवश्यक रखरखाव कार्यों के कारण बंद था और विस्फोट से केवल 2 दिन पहले ही इसका संचालन शुरू हुआ था। कतर एनर्जी ने कहा है कि इस हादसे से पर्यावरण को कोई खतरा नहीं हुआ है और एलएनजी निर्यात क्षमता प्रभावित नहीं हुई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में गैस फैसिलिटी में हुए धमाके में मारे गए 12 नागरिकों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हम शवों की पहचान करने और उन्हें भारत लाने के लिए स्थानीय नागरिकों के संपर्क में हैं। इससे पहले कतर में रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी गैस फैसिलिटी में हुए धमाके में कुल 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 12 भारतीय शामिल हैं। करीब 66 लोग घायल हुए हैं। रास लाफान परियोजना में 12 भारतीय लोगों की जाने गई और अन्य लोग भी हैं जो इसमें मारे गए हैं, लेकिन जब वहाँ एक विस्फोट हुआ उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। उसमें से कुछ उनमें से कौन से किस नागरिकता के हैं इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जो भी लोग हैं वो 66 लोग, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और उनको जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग वहाँ के कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी, ताकि जल्द से जल्द उनकी पार्थिव शरीर के बारे में जो भी कुछ करना है उस कार्रवाई को आगे ले जाया जाए। पश्चिम खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की आवाजाही और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के बाद भारत के लिए रवाना हुए 11 जहाज़ अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। इन 11 जहाज़ों में 3 भारतीय क्रूड ऑयल टैंकर जो लगभग 2,85,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इसके अलावा अन्य जहाज़ों में एक विदेशी ध्वज लगा एलपीजी टैंकर, एक विदेशी क्रूड ऑयल टैंकर और 6 विदेशी बल्क करियर शामिल हैं जो बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर लेकर भारत पहुंच रहे हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 10 भारतीय जहाज़ अभी भी पश्चिम खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारी नज़रें उन पर बनी हुई हैं।
we have 10 Indian flagged vessels which are still in the Persian Gulf region. These are those who were stuck when the conflict began. But in addition to these 10, we have 2 Indian ships which have crossed from this side into Persian Gulf. So, which means that traffic is going back and forth. Since the signing of the MOU on 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz. The vessels include 3 India-flagged crude oil tankers, each carrying 285,000 metric tons of crude oil, 1 foreign-flagged LPG carrier, 1 foreign-flagged crude oil tanker, and 6 foreign-flagged bulk carriers carrying fertilizer cargo. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के बयान का करारा जवाब दिया है और उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकार के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की हताशा भरी कोशिश है। हम इन मनगढ़ंत दावों को पूरी तरह और पूरी सख्ती से खारिज करते हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे वाले इलाके में हो रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान की दशकों पुरानी नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें व्यवस्थित आर्थिक शोषण, मौलिक अधिकारों से वंचित रखना और प्रशासनिक दमन भी शामिल है। The Pakistani Defense Minister, we have seen some reports on the matter. Such remarks are desperate attempts by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. We categorically reject these fabricated claims with the contempt that they deserve. The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में बातचीत तेज हो गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने नई दिल्ली में अहम बैठक की। व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए भारत दौरे पर आए ग्रीर के साथ बैठक वाणिज्य मंत्रालय के मुख्यालय वाणिज्य भवन में हुई। बैठक में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और भारत के मुख्य वार्ताकार तथा वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन भी शामिल हुए। बैठक से पहले सोशल मीडिया मंच एक्स पर पीयूष गोयल ने जेमिसन ग्रीर, भारत और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक और सकारात्मक चर्चा की उम्मीद है। इस महीने से 2 से 4 जून के बीच मुख्य वार्ताकार स्तर की बातचीत के बाद दोनों पक्षों की बातचीत ये पहली मंत्री स्तरीय बैठक है। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रस्तावित व्यापार समझौते के प्रारूप को अंतिम रूप देने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में अटल अक्षय ऊर्जा भवन में नेफेड के नए ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। नेफेड का नए ऑक्शन पोर्टल से अब कृषि उत्पादों की खरीद और नीलामी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा सकेगा, जिसका लाभ देश के लाखों किसानों को मिलेगा। किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ रही है बल्कि उन्हें तकनीक से भी जोड़ा जा रहा है। कृषि उत्पादों के बाजार में पारदर्शिता लाने और बिचौलियों का राज खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने एक और डिजिटल वॉर किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेफेड के नए ई ऑक्शन पोर्टल nefex.in को देश को समर्पित किया। इस पोर्टल का सीधा मकसद कृषि उत्पादों की खरीद और नीलामी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। इसके साथ ही किसानों के बच्चों के लिए सक्षम योजना भी शुरू की गई है। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि किसान और खरीदार के बीच से बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म होनी चाहिए और इसके लिए
देश के हर किसान को इस पोर्टल से जोड़ने की जरूरत है। नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नेफेड ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले। नेफेड ने किसानों के लिए अच्छा काम किया है। मात्र 48 घंटे के अंदर उनकी फसल का पैसा अब किसान के खाते में डाल दिया जाएगा। नेफेड ने एनसीसीएफ के साथ मिलकर आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए कैसे पारदर्शी तरीके से खरीद हो किसान के, और न केवल खरीद हो बल्कि निश्चित समय सीमा में 48 आवर 48 घंटा तय किया है, किसान के खाते में पैसा भी पहुंच जाए। सहकारिता मंत्री ने साफ कर दिया है कि अब नेफेड में व्यापारियों के माध्यम से दाल का एक भी दाना नहीं खरीदा जाएगा। नेफेड सीधा देश के अन्नदाताओं से ही दलहन खरीदेगा। लक्ष्य तय किया गया है कि अगले 2 साल के भीतर देश का सारा दलहन सिर्फ और सिर्फ सीधे किसानों से खरीदा जाएगा ताकि मुनाफा किसी तीसरे की जेब में ना जाए। लेकिन इसके लिए देश के हर किसान को इस पोर्टल से जोड़ने की जरूरत है। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्राथमिकता किसानों को तकनीक से जोड़कर सशक्त बनाना है ताकि देश के अन्नदाता को उसकी मेहनत का सही दाम मिल सके। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अष्टलक्ष्मी विजन से प्रेरित होकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन NMCM और NEHSDC द्वारा एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का शीर्षक है लिविंग हेरिटेज इन मेटल, बैम्बू एंड क्ले। इस अनूठे आयोजन में पूर्वोत्तर भारत के पारंपरिक बर्तनों, धातु शिल्प और मिट्टी की कलाकृतियों के माध्यम से वहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही क्षेत्र के स्थानीय कारीगरों द्वारा पारंपरिक कला का सजीव प्रदर्शन भी इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण है। कई बार मैं ऐसा प्रदर्शनी में देखने आया, बहुत अच्छा लगा। और ये पूरा अष्टलक्ष्मी राज्यों का यहाँ प्रदर्शनी हो रहा है। वहाँ का जो बैम्बू है, मेटल है और क्ले का जो प्रोडक्ट है। नॉर्थ ईस्ट के जो बर्तन हैं वो उनको यहाँ पे अलग अलग तरीके का उसको यहाँ पे लाया गया है, यहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए। इससे पता चलेगा उनकी विविधता के बारे में पता चलेगा, ये उनका जो कल्चर है उसके बारे में पता चलेगा। एंड आई थिंक ये बहुत बढ़िया एफर्ट है ये नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली में लाकर लोगों के बीच में दिखाने का। IGNCA का संस्कृति मंत्रालय का जो ये प्रोजेक्ट है नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग, उसके अंतर्गत हमने विशेष रूप से ये सारे जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं जिन्हें हम अष्टलक्ष्मी कहते हैं, उनकी जो बर्तनों की परंपरा है, अलग अलग प्रकार के बर्तन हैं उसकी परंपरा है, बास्केटरी की परंपरा है, और उसको लेकर हम यहाँ पर प्रदर्शनी करने आए हैं ताकि दिल्ली के लोग यहाँ पर देखें कि कैसे हमारी उत्तर पूर्व के राज्यों में कैसी परंपराएं हैं। दिल्ली सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी गई। योजना के तहत दिल्ली के 2,70,000 से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों यानी करीब 10 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा। प्रत्येक श्रमिक को सूचीबद्ध अस्पतालों में 2 लाख रुपए तक का और एक परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार सुविधा हासिल होगा। योजना में वार्षिक स्वास्थ्य जांच, मोबाइल मेडिकल यूनिट, 24/7 हेल्पलाइन और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी के निर्माण में योगदान दे रहे श्रमिकों को अब बीमारी के कारण अपने जीवन की कमाई खर्च करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि श्रमयोगियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का कहना है कि निर्माण श्रमिक राजधानी के विकास की नींव है और ये योजना उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस विधानसभा सत्र के अंतिम दिन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति नीलाम करने संबंधी विधेयक लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आवासों को बेघर लोगों के रहने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि टीएमसी शासनकाल के भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक आयोग भी गठित होगा। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के नाम पर एक वर्ष में फिक्की को 324.73 करोड़ रुपए दिए गए, जो नियमों के अनुरूप नहीं था। उन्होंने दावा किया कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन और अनुसूचित जात जनजाति योजनाओं में फर्जी खातों के जरिए भ्रष्टाचार हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि बीरभूम के पत्थर खदानों से भाजपा सरकार एक महीने में 83 करोड़ रुपए राजस्व जुटा रही है, जबकि टीएमसी शासनकाल में पूरे वर्ष में केवल 7 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। इस मुद्दे पर शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दस्तावेज दिखाकर टीएमसी शासन में व्यापक वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। আমরা শপথ নিয়েছি গুন্ডা মাফিয়া তোলাবাজ লাল চুল কানে দুল একটারও জেলের বাইরে থাকবে না। শুধু তাই নয়, এই সেশনে বিল আসছে আমার দপ্তর, স্বরাষ্ট্র দপ্তর। অনেকেই ভাবছেন 2 মাস থাকলাম, তারপরে আইনি লড়াই করে জামিনে বেরিয়ে এলাম। এই সেশনে বিএ কমিটি অনুমোদন দিলে। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मचे घमासान के बीच अब लड़ाई सड़क से लेकर संगठन और चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर छिड़े सत्ता संघर्ष ने पार्टी के भविष्य पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट और बागी खेमे के बीच असली टीएमसी पर दावा ठोकने की जंग तेज हो गई है। दोनों पक्ष अपनी अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति को वैध बता रहे हैं और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चरम पर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ गुटबाजी है या फिर तृणमूल कांग्रेस में किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। असली तृणमूल पर कब्जे को लेकर ममता गुट और बागी तृणमूल के बीच सियासी टकराव चरम पर पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस पर नियंत्रण को लेकर जारी लड़ाई मंगलवार को और तेज हो गई, जब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खेमे ने दावा किया कि उसने 2 दिन पहले ही नई राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन कर लिया था और बागी गुट द्वारा ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाकर समानांतर नेतृत्व की घोषणा किए जाने से कुछ घंटे पहले ही इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग को भेज दी थी। ममता बनर्जी ने ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाली बागी नेताओं की बैठक में शामिल होने वाले पार्टी नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है। ममता बनर्जी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी के 7 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। इन नेताओं में फिरहाद हाकिम, अरूप विश्वास, अरूप राय, जावेद खान, रतिन घोष, विप्लव मित्र और स्नेहाशीष चक्रवर्ती शामिल हैं। इससे पहले इन नेताओं समेत कई अन्य वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। ये सारी कार्रवाई पार्टी की आधिकारिक लाइन के खिलाफ जाकर विरोधी गुट की बैठक में शामिल होने के खिलाफ की गई है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के प्रति वफादार मूल लेकिन अल्पमत गुट ने अपने पत्र में चुनाव आयोग से कहा है कि उसके द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय कार्य समिति ही पार्टी की वास्तविक कार्य समिति है और बागी गुट द्वारा घोषित नई समिति को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। उधर बागी गुट द्वारा सोमवार शाम घोषित नई राष्ट्रीय कार्य समिति में वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अरूप रॉय को ममता बनर्जी की जगह अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व मंत्री अरूप विश्वास को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि विधायक फिरहाद हाकिम और रतिन घोष को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। नई समिति में ऋतुव्रत बनर्जी, जावेद खान, संदीपन साहा और सबीना यास्मीन को भी महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अखरुज्जमा को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके जवाब में ऋतुव्रत ने दावा किया कि पूरी प्रक्रिया कानून और पार्टी के नियमों के अनुरूप अपनाई गई है। तृणमूल कांग्रेस मीन्स ममता बनर्जी और ममता बनर्जी मीन्स तृणमूल कांग्रेस। कुछ लोग बेईमानी कर रहा है, सरासर बेईमानी कर रहा है। श्री अरूप राय जो पहला दिन से 1998 का पहला दिन से
जो 138 एफिडेविट हुआ था, हर में अरूप राय जी का सिग्नेचर है। तो अरूप राय जी हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुने गए हैं। इसके सिवाय अरूप राय छोड़ के और 29 लोग, टोटल 30 लोगों को लेकर एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ है। हालांकि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा इस पूरे मामले को टीएमसी का ड्रामा करार दे रही है। उनको कौन बोला था उनको चेयरपर्सन बनाने के लिए, और हटाने के लिए भी कौन बोला है? अभी भी ड्रामा चल रहा है। टीएमसी ड्रामा पार्टी है, हम बोलते थे सर्कस पार्टी है। कभी पूरी तृणमूल कांग्रेस पर ममता बनर्जी का एक छत्र राज था, आज हालात ऐसे हैं कि पार्टी के भीतर असली टीएमसी की लड़ाई छिड़ गई है। सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी की सरकार जाने के साथ ही उनकी सियासत का भी अंत होने जा रहा है, और क्या तृणमूल कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखी जा चुकी है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कोलकाता। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर राज्य सरकार ने व्यापक जनसमर्थन का दावा किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य में आयोजित परामर्श प्रक्रिया में शामिल 90% से अधिक लोगों ने यूसीसी के पक्ष में राय दी है। सरकार के मुताबिक समग्र पोर्टल के माध्यम से 3 करोड़ 49 लाख से अधिक नागरिकों से सुझाव मांगे गए, जिनमें अब तक 9 लाख से ज़्यादा सुझाव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन सुझावों के आधार पर समिति और विधि विभाग प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार कर रहे हैं। इन सुझावों में समाज के विभिन्न वर्गों की राय शामिल है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय से भी उल्लेखनीय समर्थन मिलने की बात कही गई है। सरकार का दावा है कि इस व्यापक भागीदारी ने प्रस्तावित कानून को सामाजिक आधार प्रदान किया है। सरकार का कहना है कि प्रक्रिया केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक सहमति और संवाद पर आधारित है। लक्ष्य ये है कि भविष्य में बनने वाला यह कानून व्यापक जनहित और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर तैयार हो। संहिता के ऊपर 9 लाख से ज़्यादा सुझाव तो अभी तक लिपिबद्ध हो चुके हैं। अल्पसंख्यक समाज की कई महिलाओं के द्वारा व कई पुरुषों के द्वारा भी इसमें समर्थन व्यक्त किया गया है। बाकी सारे मुद्दे 22 जून तक संकलित करने के पश्चात 30 जून तक उनमें से जो समावेश किया जा सकता है उनको करके 5 जुलाई तक समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण अभियान था जिसमें हर जिले से और हर नागरिक से इसके अंदर सुझाव मांगे गए। समान नागरिक संहिता का बिल 5 जुलाई को जो आएगा उसके बाद हम इस विधानसभा सत्र में संभव हुआ तो इसे लाने का प्रयास करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित वायरल वीडियो के विवाद में नया मोड़ आ गया है। गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी फॉरेंसिक और साइबर रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 लोगों अरुण महेंद्रू और अंकित को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनसे वीडियो को एआई जनित या छेड़छाड़ किया हुआ साबित करने वाली रिपोर्ट तैयार कराने के लिए दबाव बनाया गया। 10 लाख रुपए की पेशकश की गई और धमकियां भी दी गई। इस मामले में पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों की कथित भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की है। पुलिस डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, सर्वर, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल, व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक जांच और डिजिटल साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ विरोध के स्वर तेज होते दिखाई दे रहे हैं। 15 जून को श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी आदेश के बाद भटिंडा जिले के कई गांवों में मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। गांव मंडी कला सहित विभिन्न स्थानों पर गुरुद्वारों के बाहर लगाए गए इन पोस्टरों में सिख संगत से मुख्यमंत्री भगवंत मान का बहिष्कार करने की अपील की गई है। वहीं कई गाँव में मुख्यमंत्री के फ्लैक्स बोर्ड और पोस्टर फाड़े जाने की भी खबरें हैं। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर शिरोमणि अकाली दल की ओर से लगाए गए हैं। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन देने वाले एक कोचिंग संस्थान पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि नारायणा कोचिंग संस्थान ने जेईई एडवांस 2024 में अपने स्टूडेंट्स के सफलता के दावे के विज्ञापन में कई अहम जानकारियां नहीं दी
जो भावी स्टूडेंट्स के लिए अहम साबित हो सकती हैं। मसलन कोचिंग संस्थान ने यह नहीं बताया कि सफल छात्र ने किस कोर्स में दाखिला लिया था, वो नियमित छात्र था या नहीं, या वो डिस्टेंट एजुकेशन का छात्र था। आदेश में यह भी कहा गया कि जिन सफल छात्रों को नारायणा कोचिंग का बताया गया है, उनकी फीस की रसीदें दिखाने में संस्थान असफल रहा है। छात्रों के बारे में जो जानकारी सौंपी गई है वो भी आधी अधूरी है। प्राधिकरण के अनुसार कोचिंग संस्थान की ओर से सौंपे गए ज़्यादातर एडमिशन फॉर्म पर ना तो माता पिता और ना ही संबंधित छात्रों के हस्ताक्षर हैं। सीसीपीए ने अपने आदेश में कहा कि सबसे अहम बात यह है कि इन फॉर्म को भरने की तारीख भी नहीं लिखी गई है, जिससे एनरोलमेंट रिकॉर्ड अधूरे और अविश्वसनीय माने जाते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन देने वाली एक कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने कंपनी के 100% फ्रूट जूस और 100% नारियल पानी के दावे को झूठा पाने के बाद यह कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने कंपनी से अपने विज्ञापनों से ऐसे दावे तुरंत हटाने का आदेश दिया है। सीसीपीए ने निर्माता कंपनी मेसर्स स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अपने उत्पादों में प्रचार में इन्हें वायरस से लड़ने, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने, थकान दूर करने, पानी की तुलना में शरीर को तेज़ी से रिहाइड्रेट करने जैसे दावों को भ्रामक बताया है। आदेश में कहा गया कि इन दावों के समर्थन में कंपनी कोई रिसर्च या वैज्ञानिक अध्ययन पेश नहीं कर पाई है। ऐसे में उसे तुरंत इन दावों को अपने विज्ञापनों और वेबसाइट से हटाना होगा। साथ ही कंपनी को इस बात की हिदायत दी गई कि भविष्य में वो ऐसे विज्ञापनों में और अपने उत्पादों में किसी भी स्वास्थ्य या चिकित्सकीय लाभ का दावा तब तक नहीं करेगी जब तक उस दावे के समर्थन में उसके पास वैज्ञानिक प्रमाण न हो। वैश्विक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारत का विदेशी व्यापार वित्त वर्ष 2025-2026 में मजबूती के संकेत दे रहा है। नीति आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 2025-2026 की चौथी तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़कर 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में 2.8% की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन सेवा निर्यात 9% बढ़ा और वस्तु निर्यात के साथ अंतर को कम करने में अहम भूमिका निभाई। सेवा व्यापार अधिशेष 60 अरब डॉलर से अधिक रहा। रिपोर्ट के मुताबिक वाहन निर्यात में 14% की वृद्धि हुई है, जबकि विमान और अंतरिक्ष यान के पुर्जे पहली बार शीर्ष 10 आयात श्रेणियों में शामिल हुए हैं। व्यापारिक साझेदारों के लिहाज से हांगकांग शीर्ष 10 देशों में शामिल है। वहीं अमेरिका और यूएई को निर्यात में कमी दर्ज की गई है। दूसरी ओर स्विट्जरलैंड से आयात में सबसे तेज़ी, जबकि करीब 48% बढ़ोतरी देखी गई है। नीति आयोग ने दवा निर्यात को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देते हुए केंद्र सरकार को निर्यात टोकरी में विविधता लाने की सलाह दी है। रिपोर्ट में ईरान अमेरिका तनाव और होर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़े संकटों से सबक लेते हुए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में संभावित व्यवधानों के प्रति सतर्क रहने और निर्यात बाजार के विस्तार की आवश्यकता भी रेखांकित की गई है। India has become the pharmacy of the world. In low value pharmaceutical products we are doing very well. In terms of quantity also we are doing very well. But we need to move up the value chain and we need to produce much more value. That despite the Hormuz crisis, despite the commodity price shocks, we have held our head high, but we need to do much better. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्रवाह में मजबूत सुधार देखने को मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में शुद्ध एफडीआई बढ़कर 6 अरब 60 करोड़ डॉलर पहुंच गया, जो लगभग 5 वर्षों का उच्चतम स्तर है। आरबीआई के मुताबिक अप्रैल महीने में भारत में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश से बाहर जाने वाले निवेश की तुलना में 6.6 अरब डॉलर अधिक रहा। ये मार्च 2026 के 91 करोड़ 70 लाख डॉलर के स्तर से काफ़ी अधिक है। आंकड़ों के अनुसार मई 2021 के बाद ये शुद्ध एफडीआई का सबसे मजबूत प्रदर्शन है। खास बात यह है कि भारतीय कंपनियों के विदेशी निवेश के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद विदेशी निवेशकों का भारत में निवेश का भरोसा कायम है और निवेश प्रवाह मजबूत बना हुआ है। आरबीआई के आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि फरवरी 2026 तक लगातार 6 महीने शुद्ध एफडीआई नकारात्मक रहने के बाद अप्रैल के आंकड़े निवेश माहौल में उल्लेखनीय सुधार का संकेत दे रहे हैं।
भारत के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी NPCIL ने कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना की यूनिट 5 और यूनिट 6 के निर्माण में एक ऐतिहासिक पड़ाव पार करने की जानकारी दी है। NPCIL के अनुसार रिएक्टर के महत्वपूर्ण उपकरण एंड शील्ड को सफलतापूर्वक उतार लिया गया है। 160 टन वजनी इस उपकरण का निर्माण L&T के हजीरा संयंत्र में किया गया है, जब करीब 9.3 मीटर ऊंचे और चौड़े इस उपकरण को 500 टन और 70 टन क्षमता वाली क्रेनों और विशेष उपकरणों की मदद से बेहद सावधानी और सटीक योजना के साथ स्थापित किया गया। एंड शील्ड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यानी PHWR के रिएक्टर कोर का पहला मुख्य उपकरण है। ये कूलेंट चैनलों को संरचनात्मक सहारा देने, संचालन के दौरान ईंधन भरने की प्रक्रिया को सक्षम बनाने और कैंड्रिलिया वॉल्ट एनक्लोजर के अहम हिस्से के रूप में कार्य करता है। NPCIL ने कहा है कि ये उपलब्धि भारतीय इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी दक्षता, स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे देश के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। कर्नाटक स्थित कैगा परियोजना की 5वीं और 6ठी इकाइयाँ 700 मेगावाट क्षमता की स्वदेशी PHWR इकाइयाँ हैं। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में इस उपलब्धि को मील का पत्थर माना जा रहा है। संगीत जब सामाजिक सरोकारों से जुड़ता है तो उसका संदेश और भी प्रभावशाली हो जाता है। इसी उद्देश्य के साथ हेमंत बाला अद्वैथा फाउंडेशन द्वारा अद्वैथा अ सिम्फनी का आयोजन किया गया। इस विशेष संध्या में प्रसिद्ध सूफी गायिका सोनम कालरा ने अपनी प्रस्तुति से सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डूबने की घटनाओं की रोकथाम और जल सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने इस वर्ष वैश्विक जन आंदोलन का रूप ग्रहण किया। आयुष मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ आयु के लिए योग विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 में देश और दुनिया के करोड़ों लोगों ने भागीदारी की। आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित योग संगम पोर्टल पर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 780 जिलों से 3 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी दर्ज की गई। वहीं देश विदेश के 7,64,000 से अधिक संगठनों ने इस अभियान से जुड़कर जन भागीदारी को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने लद्दाख के लेह में और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित मुख्य समारोह में लगभग 35,000 लोगों ने एक साथ योग अभ्यास किया। योग दिवस के अवसर पर सियाचिन ग्लेशियर से लेकर समुद्र में तैनात नौसैनिक पोतों तक और देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित स्थलों पर योग सत्र आयोजित किए गए। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय समेत अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, मिस्र और कई अन्य देशों में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। आयुष मंत्रालय ने बताया कि गंगोत्री से गंगा सागर तक करीब 2525 किलोमीटर लंबे विशेष अभियान के जरिए योग और भारत की सांस्कृतिक विरासत के संदेश को जन जन तक पहुंचाया गया। मंत्रालय ने इसे योग को वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य, संतुलन और सामूहिक कल्याण के माध्यम से एक माध्यम के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार को 16वें ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से इतर अपने रूसी समकक्ष और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव सार्गेई शोइगु से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत जारी सहयोग और रूस द्वारा रखे गए कुछ प्रस्तावों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के तहत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की भी समीक्षा की। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।